देखो बता रहे थे कार्लोस का नियम, ये बता दिए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे, उसी में कुछ बातें करेंगे। चैप्टर फिनिश है, नया चैप्टर स्टार्ट भी होगा। हाँ, आज होगा स्टार्ट। देखो, एक है आपका इलेक्ट्रो केमिकल सेल और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसको कहते हैं वैद्युत वैद्युत रासायनिक रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। और ये जो हो गया आपका, इसको कहते हैं वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, देखो हम लोग पढ़े थे गैल्वेनिक सेल, पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पढ़े थे, डायग्राम भी बनाए थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम लोग देखते हैं, इसमें एक आपका है अर्ध सेल, फिर दूसरा आपका है अर्ध सेल। एक तरफ आप लगाते हैं, एक तरफ एक इलेक्ट्रोड है, दूसरा तरफ आपका दूसरा इलेक्ट्रोड है, इस तरह से। और इस इलेक्ट्रोड को हम लोग कनेक्ट करते हैं किसके द्वारा, तो एक सॉल्ट ब्रिज इसमें लगा देते हैं। सॉल्ट ब्रिज लगा दिए। यहाँ पर हम लोग करते हैं क्या, तो देखो इसको सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये भी आपका एक सर्किट से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर है क्या, तो प्लस, और इधर जो है, इधर से हम लोग लगाते हैं इसको माइनस, तरह से माइनस। आपको पता है कि ये जो है ये कहलाता है कैथोड और ये क्या कहलाता है, एनोड। ये हम लोग पढ़े थे ये सेल। यहाँ पर अलग अलग प्रकार का सॉल्यूशन को फिल्ड कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, एक ही कंटेनर में कैथोड भी है और एनोड भी है। देखो एक ही कंटेनर में है, यहाँ पर कैथोड और एनोड, दूसरा है एनोड। इस प्रकार से कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर मान लो माइनस है तो यहाँ पर मान लेते हैं प्लस। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आपका कैथोड है, ये आपका क्या है, एनोड। ये देखो दोनों में आपका सब चीज समान है, लेकिन एक नाम अलग है, प्लस और माइनस। वहां पर देखो कैथोड पर प्लस लिखते हैं, यहाँ पर कैथोड पर क्या लिखे हैं, माइनस लिखे। यहाँ पर जो सॉल्यूशन डालेंगे एक ही प्रकार के सॉल्यूशन है, यहाँ पर दो अलग अलग सॉल्यूशन है। यहाँ पर अगर मान लो हम लोग डालते हैं CuSO4, यहाँ पर अगर डाल देंगे CuSO4 तो यहाँ पर क्या डाल देंगे, ZnSO4। लेकिन वहाँ पर जो भी डालेंगे एक ही डालेंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पर और वहाँ पर दोनों में डायग्राम को देख के आपको अंतर पता चल जाएगा। तो अंतर में क्या हम लोग पहला पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में होता है। इसमें क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में है। वहां पर क्या करते, दोनों इलेक्ट्रोड को यानी दोनों प्रकार के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को साल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर साल्ट ब्रिज का कोई उपयोग नहीं करते हैं। फिर आपको वहां पर बताए कि वहां पर दोनों सॉल्यूशन जो दोनों विलयन है वो अलग अलग होता है, यहाँ पर एक ही प्रकार के विलयन होता है। वहां पर हम लोग देखते हैं उसमें जो प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन यहाँ पर स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा इसमें। इसी तरह से वहां पर देखिए कैथोड पर है प्लस और एनोड पर है माइनस, यहाँ पर कैथोड पर है क्या चीज, माइनस, एनोड पर क्या है, प्लस।
तो दो चार अंतर लिखना है दोनों में। तो हेडलाइन कीजिए पहले, फिर एक एक लाइन करके हम लोग जानेंगे सबके बारे में। हाँ, क्वेश्चन टाइप से लिख सकते हैं। क्वेश्चन लिख लो, वैद्युत रासायनिक सेल एवं वैद्युत अपघटनी सेल में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन हो गए। वैद्युत रासायनिक सेल एवं वैद्युत अपघटनी सेल में क्या अंतर है। वैद्युत रासायनिक सेल एवं वैद्युत अपघटनी सेल में क्या अंतर है। वैद्युत रासायनिक सेल एवं वैद्युत अपघटनी सेल में क्या अंतर है। वैद्युत रासायनिक सेल एवं वैद्युत अपघटनी सेल में क्या अंतर है। ठीक है, एक तरफ लिख लो वैद्युत रासायनिक सेल, दूसरा तरफ वैद्युत अपघटनी सेल। उसमें बोले एक नंबर में, ये चैप्टर हो जाएगा यहाँ पर फिनिश। जो भी क्वेश्चन वोश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। बना लो, बनाएगी, बनाने में थोड़े मनाही है। बना लो। फिगर देखो क्या है, मार्गदर्शक फिगर देख के आप समझ सकते हैं क्या क्या हो सकता है। इसलिए हम पहले फिगरें बना देते हैं ताकि हम समझ लें कि क्या इसमें लिखना है। हाँ, क्वेश्चन इसका कै ठो बनाए थे। एक ठो बनाए थे, एक के ठो बताए थे ना उस दिन। आज जो है एक तरफ से देख लो, जो क्वेश्चन नहीं बनता उसको पूछ लो, सब बताएंगे। चैप्टर फिनिश, नया चैप्टर स्टार्ट होगा सोमवार ही। ठीक है, इसे फास्ट फास्ट काम करना। हाँ, आज ही स्टार्ट कर देंगे। देख तो बहुत सारे लड़का सब बहुत पूजा वूजा किया है, हर हर महादेव का नारा लगाया है। आजकल लड़की नहीं करती है, लड़के करता है पूजा। न सही में। हाँ। हम्म, चलो बोले क्या। नहीं, इजाजत है बोलने का। नहीं। हम्म, इजाजत है अब। चलो एक नंबर लिखो उसमें। लिखो, इस सेल में दोनों इलेक्ट्रोड, इस सेल में दोनों इलेक्ट्रोड
पहला उधर वाला में, इस सेल में दोनों इलेक्ट्रोड अलग पात्र में व्यवस्थित होता है। इस सेल में दोनों इलेक्ट्रोड अलग पात्र में व्यवस्थित होता है। इसमें लिखो, इस सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में उपस्थित होता है। इस सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में व्यवस्थित होता है। इस सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में व्यवस्थित होता है। उसमें लिखो, दोनों अर्धसेल को, उसमें लिखना दोनों अर्धसेल को, इसमें बताए थे कि इस सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में व्यवस्थित होता है, इन बताए थे। उसमें लिखो, इस सेल में दोनों अर्धसेल को लवण सेतु के द्वारा जोड़ा जाता है। इस सेल में दोनों अर्धसेल को लवण सेतु के द्वारा जोड़ा जाता है। और उसमें लिख लो, इस सेल में लवण सेतु का उपयोग नहीं होता है। इस सेल में लवण सेतु का उपयोग नहीं होता है। इस सेल में लवण सेतु का उपयोग नहीं होता है। इस सेल में लवण सेतु का उपयोग नहीं होता है। उसमें लिखना है ना, इस सेल में लवण सेतु का उपयोग नहीं होता है। ठीक है। तीसरा नंबर, इसमें लिखना वैद्युत रासायनिक वाला में, दोनों अर्धसेल में अलग रसायन का विलयन होता है। दोनों अर्धसेल में अलग रसायन का विलयन होता है। ठीक है। और उसमें लिखना, इस सेल में एक ही प्रकार के रसायन का विलयन होता है। इस सेल में एक ही प्रकार के रसायन का विलयन होता है। इस सेल में एक ही प्रकार के रसायन का विलयन होता है। ठीक है। चौथा में, इसमें ऊर्जा का रूपांतरण, चौथा में लिखना, इसमें ऊर्जा का रूपांतरण स्वतः होता है। इसमें ऊर्जा का रूपांतरण स्वतः होता है। उसमें लिखना, इसमें ऊर्जा का रूपांतरण स्वतः नहीं होता है। ऊर्जा का रूपांतरण स्वतः नहीं होता है। बस हो गया, 4 पॉइंट हो गया ना, हो गया। अब आप क्या करो, किताब को पलटो, क्वेश्चन देखना स्टार्ट करो। जितना क्वेश्चन तुम लोग पूछेगा सब क्वेश्चन बताएंगे। तुम्हारे पास समय है मात्र 1 घंटा नहीं, 15 मिनट समय है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछो, तुरंत तुरंत जवाब देंगे, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कहने का ये मतलब है 1 घंटा का है, 1.5 घंटा समय है, लेकिन क्वेश्चन के लिए आप देखो, समझो, पूछो। जी कुछ इंटेक्स एक्सरसाइज देखो,
पूछ। हाँ, पूछ नहीं, इसमें सजाना है खाली। हाँ, इसमें भी सजाना ही है। हाँ, किसी कमान नहीं आ रहा है। सच में कह रहा है निकालने के लिए केसी। क्या नंबर का क्वेश्चन? ये दोनों मैंने निकालना है ना? तब तो अच्छा से निकल जाएगा। अब सोचो यही क्वेश्चन सेम सुबह वाला बैच में बताए, आईआईटी में पूछा हुआ। हम्म? ये तो तुरंत ही बनेगा। तब फार्मूला लगाओ और तुम टिक लगाओ। 1 मिनट मारे। क्वेश्चन को देखो, टिक लगाओ फटाफट, जितना नहीं बनेगा सब बताएंगे। हाँ, टिक लगा के रखो, वो बता चुके हैं वो। हाँ, देखो क्वेश्चन संख्या सबसे पहले बताएंगे 3.4। देखो 3.4 एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज का 3.4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, देखें, लो तो। देखो सबसे पहला काम करते हैं, एक अगर बताएंगे तो आपका दूसरा भी हो जाएगा, या दूसरे बता देंगे तो पहला भी हो जाएगा। ठीक है, देखो कौन नंबर बतावे, पहला कि दूसरा? पहला। लो पहला। देखो हम सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। सी आर है अब प्लस 3 CD है +2 +2, ये बना रहा है क्या? 2 CR +3
अब प्लस 3CD, यही है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। लो अब आप देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए Cr से Cr की ओर ले जाते हैं और Cd से Cd को ले जाते हैं। यहाँ पर क्या है तो +2 है, यहाँ पर तो 0 है, इसका मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा और यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा कितना इलेक्ट्रॉन को, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तब बराबर होगा। अब क्या हम लोग को करना पड़ेगा, इसको 1 है इसको 2 करते हैं, यहाँ पर गुना कर देंगे 2 से, यहाँ पर गुना करेंगे 3 से और तब दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करके तब वो रिएक्शन आपके पास आ गया। अब इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 6। यहाँ पर देखो n का मान 6 निकल गया है, इलेक्ट्रॉन तो कट जाएगा लेकिन चेंज कितना का वो निकालना नेसेसरी है। ये जब नहीं निकलेगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये काम हम लोग कर लेंगे और करने के बाद तब आपको फॉर्मूला बताए थे, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस NFE0 सेल, ये बताए हैं क्या, तो एक आंसर नहीं आ जाएगा। अब डेल्टा जी निकालना है, n का मान पता है, f का मान पता है, E0 सेल का मान निकालेंगे तो इसको अलग से निकाल लेना। E0 सेल, E0 सेल क्या होता है, R माइनस क्या होता है, L। ये दोनों का मान आप अपना टेबल से देखें और टेबल से देख के वहाँ पर पुट कर दीजिए तो डेल्टा इसका मान निकल जाएगा, ये निकल गया, एक आंसर आ जाएगा यहाँ पर। और दूसरा बार फिर हम लोग करेंगे, ये डेल्टा जी नॉट बराबर होता है -2.303 RT, लॉग क्या होता है KC, तो KC का मान निकल जाएगा। समझे क्या कहे, क्या CD का मान नहीं दिया, CD का मान देले नहीं है, उसमें नहीं है। मोबाइल में देखो कितना है, हा? उससे नहीं प्रूव होगा, कितना है देखो तो। अब सेल का भी मान लो देता तभी ना कैलकुलेट करते हैं। मोबाइल में सर्च मारो तो कितना है CD का, CD का देखो वैल्यू कितना है, ऐसा करो ना, लिखो ना इस तरह से CD +2 और CD, ये लिखो ना, अपने आप आ जाएगा उसका मान। क्वेश्चन में इसका मान दे ही देता है, याद करने वाला नहीं है। बुक में देख लिया, नहीं दिया हुआ है, दिया है, नहीं दिया है, तब कैसे बने, कितना है, 0.40 और दिया हुआ है, देखो दूसरा बुक में है, देखे -0.40 इसमें दिया हुआ। अरे तुम तो नोट से लेके आ गया कहाँ पर, हाँ यहाँ दिया हो, देखो ये जनरली दे देता है। लो ये जो है ना, देखो उसका जो मान है दे ही देता है, समझ गए, वो याद करने वाला नहीं है, कुछ को याद कर लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मान दिया हुआ -0.40 वोल्ट और CR का बोलो कितना है, CR का कितना है, CR का देखना क्या चीज, +2 और वहां पर क्या हो रहा था +3, यानी +3 +2 देखो, ये देखो ये वैल्यू दिया होगा, CR +3 +2 कितना है, -0.4 14 0.1 0.41 वोल्ट माइनस में ना है। देखो ये दोनों दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसके मान को पहले पुट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर निकालेंगे हम लोग डेल्टा यानी ई सेल नॉट का मान निकालेंगे
तो ई है राइट माइनस ई है लेफ्ट। राइट पर क्या होता है रिडक्शन, लेफ्ट पर क्या होता है ऑक्सीडेशन। अब देखो यहां से तो हम लोग को पता चल ये रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन और उसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब आर पर रखेंगे इसका मान, तो क्या रख देंगे यहाँ पर रखेंगे ई सी डी प्लस 2 सी डी, माइनस करेंगे यहाँ पर ई सी आर प्लस 3 सी आर प्लस 2, ये रखेंगे। इस दोनों के मान को रख देते हैं, इस दोनों के वैल्यू को रखेंगे। इसका मान हम लोग को दिया हुआ माइनस 0.40 माइनस, अब माइनस है 0.41, ये हो गया। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या आ गया वैल्यू माइनस में 0 पॉइंट कितना है 01, सही ना आएगा प्लस, हाँ प्लस में आएगा क्योंकि ये तो प्लस हो गया तो वो ज़्यादा, तो प्लस में इतना वैल्यू आ गया, इतना बोल्ट लिखेंगे। और तब आप फार्मूला जो यहाँ पर लिखे हैं ये माइनस है ना, और यहाँ पर क्या है माइनस गुना माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर ये है ज़्यादा ये है कम, तो प्लस वैल्यू, ठीक है। अब आप देखिए इसको क्या करेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे डेल्टा जी नॉट माइनस माइनस एन, एन का मान 6 है, एफ का मान है 96500 गुना 0.01, इसका कितना आ रहा है 0.34, घटाने के बाद वो गलत बताया है। पीआर का कितना है 0.747, हाँ तो माइनस है, ठीक है माइनस लगा। अब कितना ये घट के आ जाएगा 0.34, यहाँ पर रख देंगे कितना है 0.34। अब इसको गुना करेंगे, ये आपका एक आंसर आ गया, ठीक है। ये जो आएगा आपका तो किस चीज में आएगा जूल में, ये जो वैल्यू आएगा क्या चीज में आ जाएगा जूल में, ठीक है। अब फिर हम लोग को करना, ये जब मान निकाल लीजिए तब क्या हो जाएगा, तो डेल्टा जी बराबर है क्या -2.303 आर टी लॉग के सी। अब देखो यहाँ पर हम लोग का वैल्यू है ये जो निकला है, तो माइनस में इसको गुना कीजिए कितना आ गया है, ये कितना आ गया है गुना करके कितना आया -96 -96 और एक आदमी बोलो, अरे एक आदमी बोलो, आप बोलो कितने 860, यही है। अब पॉइंट भी है, पॉइंट हो गया। चलो अब इसका क्या है, तो -2.303, आर का मान 298, सॉरी आर का मान 8.314 गुना 298 लॉग के सी, ये आ गया। अब के सी का मान निकाल दीजिए, वही आपका आंसर फिर दूसरा आ जाएगा। तो क्या हम लोग करेंगे, देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो कैंसिलन हो जाएगा। इसको यहाँ पर ले आए 19680 बटे 2.303 गुना 8.314 गुना 298 बराबर क्या आ गया लॉग के सी। अब इस लॉग को हटाने के लिए यहाँ पर भागा देंगे, एंटी लॉग लगा देंगे, वही आंसर आ जाएगा। एंटी लॉग लगाना पड़ेगा। देखो अब इसी को एंटी लॉग लगाइए, या एंटी लॉग 19680 बटे 2.303 गुना 8.314 गुना करेंगे 298,
बराबर हो जाएगा के से 98। अब इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आया। अब फिर एंटी लॉग देखिए बुक से, उसका वैल्यू को लिखिए, आंसर आ गया। लिखो, लिखना चल लिखो फास्ट। समझ गए ना। इलेक्ट्रॉन सबसे बड़ा डिफिकल्टी क्या है, ये तो ई का मान दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, लेकिन इलेक्ट्रॉन को सही पुट करना है। इलेक्ट्रॉन पुट कर लिए तो आपका क्वेश्चन तो निश्चित है बन जाना। हम्म। ये जब भी क्वेश्चन रहेगा तो ई नॉट सेल का मान दिया हुआ रहेगा, ठीक है। याद करने वाला नहीं है, याद करना उतना, उसका वैल्यू दिया रहेगा, वैल्यू घटाइए लिखिए, खाली फार्मूला दिमाग में रहना। और बोलो तो कौन क्वेश्चन है। लॉग जब भी रहेगा ना, टेंटिव लॉग लगाने पर वो लॉग वैल्यू समाप्त हो जाता है, ठीक है। और फिर उसका एंटी लॉग देखना पड़ेगा बुक से। एंटी लॉग वाला क्वेश्चन रहेगा तो ब्रैकेट में लिखा रहेगा, यानी याद करने वाला वो भी नहीं होता है। लॉग टेबल को पूरा याद कीजिए, रोबोट नहीं बनना है।
इंटेक्स का 10 नंबर, देखें इंटेक्स का 10। इंटेक्स का 10 नंबर है, ये तो आसान ही था तब। इसमें क्या कहता है, यदि एक धात्विक तार में 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटा तक प्रवाहित होती है तो तो तार में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा? तार में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा? आई इंटू टी करेंगे, चार्ज निकलेगा, कूलम निकलेगा। और एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम बताए? हाँ, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻⁰ तो क्या लिखेंगे? 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम आवेश एक इलेक्ट्रॉन में होता है। इसे उतना आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन? ठीक है, पानी लाओ एक बोतल। इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 पॉइंट है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, Q बराबर होता है फॉर्मूला I इंटू टी ना, यही ना होता है। और I का मान दिया हुआ है, कितना है? 2 एम्पियर, 0.5। और 2 घंटा है, तो 2 घंटा है तो मतलब 3600 कर देंगे, तो नहीं ये कूलम बन गया, इतना कूलम बना। इसका देखो दो तरीका से कर सकते हैं, एक तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना कूलम, या हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़े, 96500 कूलम नहीं पढ़े हैं? जैसे रिडक्शन कराते थे 961 फराडे के बराबर होता था, तो उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, क्योंकि तो वो जो निकलेगा ना तो पर मोल में निकल जाएगा, और वो जो निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन में निकलेगा, पर मोल में नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे, चूंकि 96500 कूलम आवेश आवेश रहने पर एक इलेक्ट्रॉन होता है होता है इसीलिए इसीलिए क्या करेंगे, इसीलिए एक कूलम रहने पर क्या होगा, 1/96500। और इसीलिए इतना जो करेंगे 0.5 × 2 × 3600 कूलम में कितना होगा, तो 1/96500 गुना 0.5 × 2 × 3600, यही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा संख्या। धन्यवाद आपको। अगला क्वेश्चन देखो।
उत्पादन के बाद अगला क्वेश्चन तुम लोग बनाई है कौन 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 नंबर बनाई है? जो नंबर बनाई है वो बना के दिखाओ जल्दी, तब दूसरा बताएंगे। एगो पूछिए, अब बाकी और बन जाएगा। हाँ, लॉग का कि एंटी लॉग का? भागा दिए हैं? कितना आया भागा? चलो ये कितना आया है? 34.501 एन आया है। यही एंटी लॉग है। अब बराबर क्या है? तो केसी है। अब आप देखो 50 के 1 पर देखो एंटी लॉग का मान। 50 के 1 पर एंटी लॉग प्रति लघु गुणक होगा। प्रति लघु गुणक 3162। 3162 यही आपका आंसर है। कैसे? 3170 है। लो 3170 कर दिए, यही आपका आंसर। ठीक है, यानी पॉइंट के पहले जो डिजिट आ जाए उसको 10 के पावर में लिखना है। यानी पॉइंट के बाद वाला जो अंक होता है ना, बस उसके मान को देखना ना। तो पॉइंट के बाद वाला डिजिट क्या हम लोग के पास है ना? तो 34 है, मैंने 34 नहीं तो पहले वाला है। बाद वाला 50 1 है, तो 50 के 1 पर देख लेंगे। और जो पॉइंट के पहले है उसको 10 के पावर के रूप में लिखेंगे। अगर मान लो पॉइंट से पहले हम लोग को आ गया कुछ भी 15 आ गया तो 10 के पावर 15। पॉइंट के पहले 50 आ गया 10 के पावर 50। ठीक है। हाँ, तो वही तो बोले, जो 10 के पावर, ये पॉइंट के पहले जो रहेगा ना उसको पावर में लिखा जाता है। देखें किताब, तुम लोग 3 हो, किताब 1 है। कारण हाँ, 12 का भी। 12 नंबर का देखो, इसमें दिया गया है निम्नलिखित अभिक्रिया में Cr2O7 -2 का आयन के 1 मोल में 1 मोल के उपचय के लिए कितना कूलम विद्युत की आवश्यकता होगी? कितना कूलम विद्युत की आवश्यकता हो तो गया इसमें 6 गुना 96500 कूलम। ठीक है। अच्छा रहो, क्या चीज है? अपचयन। अपचयन। इंग्लिश वाला बुक भी है किसी के पास? देखो Cr2O7 है ना -2, रिएक्शन कर रहा है, बना रहा है 14H+ और प्लस 100 इलेक्ट्रॉन, बराबर बना रहा है 2Cr+3 और प्लस हम लोग का क्या दे रहा है 7H2। यही कर रहा है। करा क्या? इसका अपचयन। अपचयन मतलब क्या होता है? रिडक्शन। इसके रिडक्शन के लिए कितना कूलम विद्युत की आवश्यकता है? क्या बोले? एल्युमिनियम है। काय नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं? हाँ, इंटेक्स का 12 एक्सरसाइज का। इसका भी देख लो ना, इसका भी देख। यह है इंटेक्स का 3.12। यही है। यहाँ पे देखो इसका इसका कितना मोल है? यहाँ कोफिशिएंट कितना है? 1 मोल है, तो नहीं 1 ही मोल है ये। 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो इसका मतलब कितना कूलम हो जाएगा? 100 गुना 96500 कूलम।
हो गया, इतने लिखना था और कुछ नहीं। अब कॉफिशिएंट अगर 2 रहता, इसका मतलब क्या करते, 2 से गुना कर। ये क्वेश्चन बता चुके हैं। और एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पर कितना है, +3 है ना, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो एल्युमिनियम नहीं बन जाएगा। अब देखो कितना इलेक्ट्रॉन आप जोड़े हैं, तो कितना कूलम आवश्यक आवेश होगा, 3 × 9, नहीं 3 × 9 = 6 500 कूलम। जितना चार्ज रहेगा ना उतना। लो क्वेश्चन नंबर 11 बना लो एक बार, उसी का एक्सरसाइज एक 11 है। 11 बना तो तुम जो पूछ रहे थे उसी टाइप का क्वेश्चन, 11 नंबर। 11 नंबर एक्सरसाइज है। एक 11 नंबर बनाओ, जल्दी बनाओ। ओहो, किताब से बनाओ ना, जल्दी बनाओ ना। हाँ? 5 बजा दिया है। बोलो बोलो, क्वेश्चन पूछेगा और कि चैप्टर स्टार्ट करें। 3.10, 11। इंटेक्स एक्सरसाइज, ये तभी देवे किए बनाने के लिए। तो देखो यहाँ पर आपका λm0 दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, क्या करो ना, देखो 11 नंबर क्वेश्चन है, λm निकालना है, ठीक है। λm का फॉर्मूला है k × 1000 डिवाइडेड बाय c। बताएं ये फॉर्मूला, या m या c वही न सांद्रता है। इसका मान देखो दिया हुआ है, दिया हुआ है आपका 7.8986 गुना 10⁻⁻5 और गुना 1000 बटे बटे सी आपको दिया हुआ है, तो सी कितना है, 0.00241। ये करेंगे तो λm निकल गया। और तब क्या करेंगे, अल्फा निकालेंगे। अल्फा का फॉर्मूला पर है λm बटे λm0। λm0 तो दिया हुआ है ही, वैल्यू रखेंगे तो नहीं निकल जाएगा ये। और ये जब निकल जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, तो केसी निकालेंगे। केसीओ का रहा है, नियतांक कर है ना, वियोजन नियतांक, तो केसी बराबर होता है C α² बटे 1 - अल्फा। बस हो गए।
हाँ, उसका कहाँ पर सी स्थिरांक है? ये केसी स्थिरांक है, वियोजन नियतांक। ये जो है ये क्या है? नियतांक, वियोजन नियतांक। अब वो सांद्रता है, ये जो है सांद्रता जो यहाँ पर रखे वो, ठीक है। चैप्टर का हेडलाइन कीजिए। देखो अभी भी वक्त है, अभी सप्ताह भर का वक्त है पूरा। आपको क्वेश्चन बनाना है, चैप्टर में कोई चीज छूट फूट गया हो उस सब को पूछताछ कर लेना है। ये नहीं कि मतलब समाप्त अभी चैप्टर स्टार्ट किए तो भूल गए कि कुछ पूछना है, क्योंकि पढ़िएगा, क्योंकि टेस्ट होगा, रिजल्ट उसका जानते हैं अपने माप में मैंने रखता है। ठीक है, तो टेस्ट होगा तो उसके लिए तैयारी थोड़ा सा कर लेना बढ़िया ढंग से। हेडलाइन करो, केमिकल काइनेटिक्स। हेडलाइन करो, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। हाँ, इसका हिंदी में लिखेंगे रासायनिक बल गतिकी। इसको हिंदी में कहते हैं रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक क्या बोले? लिखो, रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी। केमिकल काइनेटिक्स मतलब क्या हो गया? रासायनिक बल गतिकी। अब देखो पहले थोड़ा सा इसके बारे में गपशप, इसके बाद फिर इस चैप्टर की बातें। देखो, जैसे केमिस्ट्री में हर तरह की बात हम लोग पढ़ते हैं। कभी पढ़ते हैं रिएक्शन पर आधारित, कभी हम लोग पढ़ते हैं अपने लैब से आधारित, कभी कुछ डिफरेंट तरह का फिनोमेनन पढ़ता है, मतलब रियल साइंस है। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी करवाता है तो थियोरिटिकल भी बताता है। तो हम लोग देखते हैं कि नेचर में डिफरेंट तरह का अभिक्रिया होता है। यहाँ पर बताता है कि दुनिया में जितने प्रकार का अभिक्रिया है उसका दर क्या है, उसका रेट क्या है। न तो कोई होता है जो स्लो रेट होता है, कोई होता है जो बहुत ही तीव्र गति से होता है, फास्ट रेट होता है, और कोई होता है मॉडरेट रेट होता है। तो क्या होता है, सब उसके सिचुएशन पर निर्भर करता है। अब क्या होता है कि जो काफ़ी फास्ट होगा जिसका रेट, उसके रेट को हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे, जान नहीं पाएंगे कि किस रेट से वो हो रहा है, कितना समय में क्या बन रहा है, कुछ पहचान ही नहीं पाते हैं। या जो काफ़ी स्लो रेट होगा उसको भी नहीं जान पाते हैं। जैसे आप देखते हैं सिंपल तौर पर नेचुरल फिनोमेनन, जैसे आप देखिएगा पेट्रोलियम का निर्माण होना, या कोयले का निर्माण होना, या ग्रेफाइट का निर्माण होना, या आपका डायमंड का निर्माण होना, ये नेचुरल प्रोसेस अपने आप होता है। इसको होने में लाखों हजारों वर्ष लगता है, तब जाके वो फॉर्मेशन होता है। तो वैसे चीज़ को अगर हम लोग आर्टिफिशियली तरीका से बनाना चाहेंगे तो हम लोग देख नहीं पाएंगे, चाहे कितनों उत्प्रेरक क्यों नहीं डाल। मान लो ग्रेफाइट से डायमंड को कन्वर्ट करेंगे, उसको कन्वर्ट होने में सबसे कम 2000 वर्ष लगता है। तो कोई भी आदमी 2000 वर्ष तक तो जिंदा रह नहीं सकता है, इसका मतलब प्रैक्टिकली तो बनेगा ही नहीं। जो मिलता भी है वो क्या है? आर्टिफिशियल है ना, रियल नहीं है, आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं होता है। वो होता है अमेरिकन डायमंड कहते हैं। तो आप पढ़ते हैं फिजिक्स में क्रांतिक कोण, भारतीय वन की किताब में था क्रांतिक कोण, प्रकाश 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर उसका डायग्राम के साथ बहुत अच्छा से दिया हुआ था। उसका पढ़े होंगे अपवर्तनांक। तो क्या होता है, जो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2 है ना 6 होता है शायद, 2.4, 2.4 होता है नहीं। अब सोचो उसका अपवर्तनांक उतना है, उसके अपवर्तनांक कारण उसका रिफ्लेक्शन के होता है, अपवर्तन होता है, और जिसके कारण वो शाइनिंग करता है। तो उस तरह का मटेरियल को बना के अमेरिकन डायमंड के रूप में डायमंड बेचा जाता है। रियल में नहीं है, नेचुरल नहीं है। नेचुरल का नाम सुनते हैं केहुनेर का, केहुनूर का डायमंड,
जो देखिएगा सिनेमा सब में दिखाता है कि वो डायमंड रखा हुआ छुपा हुआ इंग्लैंड में, उसको चुरा के भाग रहा है ना, इंडिया का लोग जो इस तरह से सिनेमा में आप देखते हैं, लेकिन रियल नहीं है, जो भी है आपका आर्टिफिशियल है। तो मतलब जो काफ़ी स्लो होगा उसके भी रेट को हम लोग नहीं जान पाएंगे, जो काफ़ी फास्ट होता है उसके रेट को भी नहीं जान पाते। जो मॉडरेट है, जिसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसमें पढ़ते हैं वेलोसिटी या स्पीड ऑफ रिएक्शन। वेलोसिटी का क्या मतलब, यहाँ पर तो हम लोग का स्थान तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा, विस्थापन तो नहीं हो रहा, जो वेलोसिटी कह दी। तो होता क्या है कि एक ही कंटेनर में रखा हुआ रिएक्टेंट कितने समय में वो प्रोडक्ट बना दिया, उसी को कहते हैं रेट, उसको कहते हैं वेलोसिटी यानी वेग। उसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए, हेडलाइन कर चुके हैं, लिखिए रसायन की वैसी शाखा, रसायन की वैसी शाखा, रसायन की वैसी शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग या चाल, वेग या चाल, रासायनिक अभिक्रिया का वेग या चाल का अध्ययन करते हैं, वेग या चाल का अध्ययन करते हैं, उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं, उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं, उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। देखो एक गाना आप सुने होंगे, पुराना सिनेमा का गाना है, जाते हैं मुसाफिर आते हैं मुसाफिर, इस तरह का गाना। बस वही है कि हर चैप्टर स्टार्ट होता है तो क्या होता है, कुछ बच्चों में ये उत्साह होता है कि ये चैप्टर स्टार्ट हुआ ना, इसको बहुत अच्छा तरह से पढ़ना है, इसका एकदम पूरा सब कुछ सीखना है, वो उस पर काम भी करता है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक काम किया, चौथा दिन सुस्ता जाता है, फिर उसको छोड़ देता है, अरे यार छोड़ो, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन है, गुना भागा काहे वो सब करेंगे, फिर वो सुस्त हो गया। तो क्या होता है, शुरुआत में जो एनर्जी रहता है वही एनर्जी अंत तक निभाना है। तो जब अंत तक आप निभाते हैं, देखिए वो चैप्टर आप अच्छा तरह से सीख पाते हैं, बस उस एनर्जी को बरकरार रखना है। तो देखिएगा जिस समय उस एनर्जी को बरकरार रखिए, पढ़ते हैं, मान लो 2 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन 2 घंटा अगर डेली पढ़ते हैं तो उसका एक अलग बेनिफिट होता है। लेकिन मन रिसियाया, टेस्ट का एग्जाम हुआ था, रिजल्ट थोड़ा गड़बड़ाया, तो टेस्ट के नाम पर पूरा तरह से 4 दिन पूरा जम के पढ़ लिए, लेकिन 5वां दिन से फिर वही हाल हो गया, यार क्या खाना बनेगा, आज अंडा कढ़ी बनाना है, चलो बना के खाते हैं, फिर गप सप करेंगे, 2-4 दिन बहुत मेहनत कर लिए, आज थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। तो वो काम करने पर क्या होता है, आपका जो पढ़ने का जो सिलसिला है वो थम जाता है, फिर उसको एक्साइट करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे फिर वो थम जाता है। और जब एक बार एक चाल, एक समान चाल से चलना प्रारंभ आप कर देते हैं, तो देखिएगा अंतिम तक आपका सक्सेस निश्चित हो जाता है। नहीं देखिए, एक बच्चा था, बिहार बोर्ड का ही था पहले ज़माने, आज तो अब तो मान लो हिंदी का बहुत सारा कोचिंग है, हिंदी इंग्लिश का बहुत सारा है, मतलब जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, पहले समय में पटना में हिंदी का नहीं था लगभग, लेकिन बच्चा था जो हिंदी मीडियम मुझसे पढ़ा था 10th, वो बोला कि सर यहाँ तो हिंदी चलता है लेकिन इंग्लिश तो हमको आता नहीं, मतलब इंग्लिश चलता है, हिंदी तो हमको आता नहीं, तो कैसे करेंगे। तो वो क्या था कि उसको बोले कि ठीक है तुम एकदम मेहनत करना शुरू करो, जिसका हिंदी नहीं पता है हम उसको बताएंगे। वो लगातार मेहनत किया, और पता है वो लड़का जो है आपको अंत तक जाते जाते टॉप रैंकर हो गया, 1 to 5 में उसका नाम आने लगा, 1 से 5 रैंक में आने लगा। और बाय द वे वो क्या हुआ कि एग्ज़ाम दिया इंजीनियरिंग का, वो उससे पास कर गया, पास करे तो रिजल्ट एक आया कि सर अब क्या करें, नहीं कि इसको एडमिशन ले कि ना लें या वगैरह जो भी करना है। उसको बताया देखो किसी तरह से, मतलब लोन तोन लेके या कर्जा लेके किसी तरह से चले जाओ, जब रिजल्ट हो गया है, थोड़ा सा था, बिग फैमिली का था,
बिहार शरीफ घर था। आज वो जॉब कर रहा है रेलवे में, इंजीनियरिंग कर चुका था, उसमें कंपटीशन दिया, पास कर गया, रेलवे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियर है वो। अब सोचो वहाँ पर अब उसका लाइफ क्या हो गया। अभी देखते हैं कभी कभी फेसबुक पर रहता है, एकदम पूरा समझ लो कि क्या से क्या लाइफ बन जाता है। तो कमज़ोर होना बड़ी बात नहीं है, कमज़ोर तो सभी होता है, लेकिन मेहनत आप कितना कर रहे हैं। नहीं तो जीरो से जब उतना 1 से 5 के रैंक में आ सकता है तो समझ लो कि आप तो अच्छे हैं। आप तो थोड़ा सा पढ़ते हैं, बहुत सारा बच्चा है कि क्वेश्चन बनाने का इच्छा भी रखता है, तो हो सकता है वहाँ तक जा सकते हैं। तो थोड़ा सा ये प्रयास करो कि 1 से 10 के रैंक में आवे, 1 से 20 के रैंक में आवे, इन्हें के सबसे अंतिम श्रेणी में आ जाए। नहीं, उसको प्रयास करो कि सब काम चाहते हैं कि एक समान एक आध मार्क का अंतर हो। और यहाँ के टेस्ट में जब अच्छा नंबर ले आते हैं तो बोर्ड के एग्जाम में तो अच्छा आना तय है, निश्चित है इसका। लेकिन टेस्ट में कम से कम प्रेजेंट होना सीखिए, क्योंकि हम लोग मान लो मेहनत करते, मान लो एक टाइपिंग वाला करने को रखा हुआ कि टाइप करना आपका काम है, उसको प्राइस दिया जाता है। एक पेज का अगर टाइप करवाया जाता है तो बाजार में आप पूछिएगा 40 से 50 रुपया लेता है एक पेज का। फिर उसका पेज फोटोकॉपी होता है, फिर आपको दिया जाता है कॉपी के साथ, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज तो ऐसा नहीं कि लिया जाता है। एक के बार जो लिया आपको 5,000 6,000 7,000 जो लिया अपना जितना भी वहाँ पर फी है वो अपना लिया, लेने के बाद वो खर्च कर रहा है इंस्टीट्यूट। आपको टेस्ट देने में क्या परेशानी, हम जुर्बे नंबर लाएंगे, 5 नंबर लाएंगे, लेकिन टेस्ट देना सीखो, जो भी सब्जेक्ट का टेस्ट। एक क्लास मिस है अलग हो, लेकिन टेस्ट दीजिएगा ना तो अंदर का एनर्जी डेवलप करता है। जब बैठना पड़ता है ना लिखिएगा, बैठिएगा सबको देखिए लिखते हुए, अंदर का जो है ना जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है ना वो तीव्र हो जाता है। तो हम भी काश इसको पढ़े रहते, आज हम भी लिखते, हम भी और मार्क लाते। इसलिए बोलते कि टेस्ट तो जरूर देना चाहिए, नहीं लिखे कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट दीजिए, उसका फायदा उठाइए, क्योंकि उसके लिए आपसे जो है करार होता है कि देखो टेस्ट में नो मनी, ओनली आपको टेस्ट देना है। आप मान लो अच्छा करते तो अच्छा लगता है हम लोग को, हम लोग का वही धन है कि आप जितना बेहतर कर सकते हैं। खैर देखो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसका, अभिक्रिया के दर का, अभिक्रिया के दर का बात करते हैं। इसको कहते हैं क्या, रेट, या कहते हैं वेलोसिटी, या कहते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन। इसी को कहते हैं अभिक्रिया का वेग। इसको क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग या चाल, इसको कहते हैं अभिक्रिया का वेग या चाल या दर। देखो दुनिया का हर एक चीज का तो दर होता है। कोचिंग में आते हैं तो कहते हैं कितना है, तो कहता है ये दर है मेरा, नहीं है 1 साल का ये दर है। आलू प्याज खरीदते वहां पर भी दर होता है, 50-40 का केजी है, समझते हैं। हर एक चीज का जितना भी चीज है सब का दर है। इसी तरह से रिएक्शन का भी दर है कि प्रति एकांक समय में कितना अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रता में अंतर आता है, उसी को दर कहते हैं। इसके सांद्रता में, जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, चेंज इन प्लेस इज कॉल्ड डिस्प्लेस, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यहाँ पर तो विस्थापन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हो रहा है अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल के सांद्रता में अंतर आ रहा है। कितना अंतर आ रहा है पर मिनट टाइम में, वही कहलाता है इसका दर। तो देखो दर का मतलब यहाँ पर हम लोग बात करें, अभी तो डिफिनेशन तो करेंगे ही। देखो जैसे इस तरफ लिखते हैं हमेशा रिएक्टेंट लिखते हैं ना, इस तरफ क्या लिखते हैं तो प्रोडक्ट लिखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक, और इसको कहते हैं क्या कहते हैं, प्रतिफल, प्रतिफल। अब देखो इसको हमेशा लिखते हैं क्योंकि पता है कि देखते हैं बच्चा को, जैसे आप ही लोग से सीखते हैं बहुत सारा चीज, देखते हैं क्या कि अब रिएक्शन लिख दिया ना, पूछते हैं अभिकारक कौन है तो उधर बता देगा ना, कोई कोई इधर भी बताता है, सब ऐसा नहीं कि उधर बता देगा, लेकिन बता देता है। तो बताता है तो इसीलिए दोनों तरफ लिख देते हैं पहले कि देखो अभिक्रिया में उधर वाला को अभिकारक कहेंगे, इधर वाला को प्रतिफल कहेंगे ऑलवेज। देखो ये पता है कि जब रिएक्शन होगा तभी कारक प्रतिफल बनाएगा, नहीं है, लेकिन ये पता नहीं है कि कितना बनाएगा। जैसे पढ़ने के लिए आप बैठिएगा
हिम्मत बना के चलो आज एकदम पढ़िए लेना है। रूम तुम लगा देते हैं, जैसे हम लोग भी देखे वो काम किए हुए हैं कि कोई आ ना जाए, कोई लॉज में रहने वाला विद्यार्थी के साथ ऐसा दुर्घटना होता है कि कोई आ ना जाए, खाना पीना बना, यार आज डिस्टर्ब मत करना, आज हमको पढ़ना है, खाना पीना बना खाए, रूम लगा दिए, बैठ गए पढ़ने के एकदम, तभी तो बैठे। लेकिन क्या हुआ, कुछ ही समय बाद ना क्या होता है, या तो मोबाइल पर कॉल आ गया या मन में कोई बात ऐसा आ गया, गेट खोले चल गए, यार जानते हो ऐसा ऐसा बात है। फिर गप सप जब करने लगे तो पता नहीं चला 1 घंटा बीत गया ना, फिर याद आया अरे यार इतना समय खो दिया, यार ठीक है अब छोड़ो, बैठो पढ़ने के लिए। फिर बैठा पढ़ने के लिए, आधा घंटा पढ़ते पढ़ते मन में ख्याल आता है, ख्याली पुलाव समझते हैं, ख्याल आता है खाना तो खा लिए थे ज़्यादा ही, अब अगर इससे ज़्यादा पढ़ेंगे ना, पीछे तबीयत खराब हुए किया था, कहीं फिर से ना हो जाए, इसलिए अभी सो जाते हैं आराम से, इसके बाद जगेंगे 4 बजे जग जाएंगे ना, अलार्म लगा लेते हैं 4 बजे का, और लगाए जब 4 बजे अलार्म बजता नहीं, यार काहे बजे, अभी तुरंत तो सोवे किए थे, थोड़ा देर सोते हैं, अलार्म को बंद किए फिर सो गए तो पता चला कि क्लासवो छूट गया। मन की बात कर ना, ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है, ठीक है। इसलिए पता है देखो क्या करते हैं, जैसे हम लोग का 2 बजे क्लास रहता है, अब सिंपल तौर पर क्या होता है, जब उस समय में खाना खाते हैं, अब बीच में जब रिलैक्स नहीं हुआ तो खाना खाने के बाद नींद आने लगता है, अब करते क्या है, थोड़ा कम में, अब खाना जानते हैं कि और भी खा सकते हैं लेकिन थोड़ा कम, यार कम में खाना देना हम, तो पानी ज़्यादा पीते हैं, तो पानी ज़्यादा पियेंगे नींद तो अपने आप भाग जाएगा, अभी तुरंत नींद लग रहा था, पानी पिए नींद भाग गया, तो मतलब क्या कि नींद को भगाना पड़ता है, क्योंकि शरीर किसी का होता नहीं, शरीर किसी का है किसी का नहीं, शरीर को कितना थकाइए, कितना मेहनत करवाइए एकदम जम, और जो जितना ज़्यादा मेहनत करता है उतना स्वस्थ रहता है, मेहनत नहीं कीजिएगा ना जनरली अस्वस्थ रहता है, सोचिएगा जितना आराम उतना अस्वस्थता रहता है, मेहनत कीजिए एकदम जम के, पढ़िए जम के, थोड़ा सा माइंड में उत्तेजना लाइए, लगे कि क्लास में बैठे तो लगे एकदम फुर्तीला है, क्वेश्चन दिए सॉल्व करने के तुरंत तुरंत कैलकुलेशन करना स्टार्ट, मतलब लगे कि हाँ आप कुछ कर रहे हैं। अब बॉडी को, जैसे बॉडी क्या होता है किसी का नहीं होता, थोड़ा सा रिलैक्स मूड में आइएगा तुरंत नींद आने लगेगा, सुन सुन के भी सो जाइएगा, ऐसा होता, इसे रिलैक्स होने ही नहीं दीजिए, काम कीजिए। अब फिर जैसे देखिएगा काम कर लिए, अब बेड पर बॉडी को रखिए, तुरंत आप निंद्रासन में चले जाइएगा, उसमें कोई रुकावटें नहीं, और जब रहिएगा ना आराम के मामला में तो नींदे नहीं, अरे यार सर क्या कहें, रात भर जगे रह जाते हैं, नींदे नहीं होता है, क्योंकि आप शरीर को चाहते हैं कि वो सोए, चाहो कि नहीं सो, पढ़ेंगे हम, अपने आप दिमाग थकेगा, अपने सोइएगा। खैर देखो ये रिएक्टेंट, ये प्रतिफल है, गप सप आज ज्यादा हो गया सोमवारी के नाम पर। देखो देखो यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, ये आपको पता था कि हमको केमिस्ट्री अभी पढ़ना है, जिस समय में हम एंट्री किए उस समय को मान लेते हैं क्या है T1, ये है 0, जैसे मान लो 5:15 में एंट्री किए तो मानेंगे अब है मेरा 0 समय, अब से स्टार्ट हुआ, जैसे देखते हैं उसको ऑन करते हैं तब से वो स्टार्ट होता है, अब पूरा समाप्त होने तक कितना हुआ ये समय बताएगा कि कितना देर में हम समाप्त कर देते हैं, तो वही बात है, इस समय में 0 है, यहां पर टाइम है 0 लेकिन इसका सांद्रता है x1, x क्या चीज को मान लिए, सांद्रता। अब देखो सांद्रता का चर्चा पिछले चैप्टर में भी कई बार कर चुके हैं, अभी भी किए थे, अभी भी पूछेंगे तो बहुत नहीं जवाब दीजिएगा, ये हमको पता है, बोलो तभी प्रूव कर दें, कर दें, कर देना, बताओ जल्दी, देखो मोहित वाला बताओ, सांद्रता का क्या मतलब, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, देखो नहीं बताएगा, सांद्रता का मतलब तुम बताओ, हाँ जी, हाँ जल्दी बताओ, देखो नहीं बताए, अब तुम बताओ, नहीं पता है, बैठो बैठो बैठो, सांद्रता का मतलब तुम बताओ, नहीं पता है, देखो ये पता है हमको कि नहीं पता, बहुत को नहीं पता होता है, तो बहुत सारे ऐसे चीज होता है ना क्लास में, हम जानते हैं कि यह नहीं जानता है फिर भी आगे बढ़ते हैं, कारण क्या है इसका, क्योंकि हम बता भी देंगे ना तो फिर वहीं पर रहता है, क्योंकि पढ़वे नहीं करता तो रहे बढ़ेगा क्या, ठीक है, तो इस वजह से मजबूरी हो जाता है वो काम करना,
नहीं तो हमको तो पता है कि क्या कहाँ पर क्या होना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी अनजान बनते हुए सांद्रता बतेबे किए थे, सब कहेगा यस, है ना। मोलरता बताए थे कि नहीं, मोलरता। अब मोलरता का मतलब क्या, विलय के मोल, यानी मोल पर लीटर नहीं है। आप बताओ, कई बार बताए होंगे, पता है कि नहीं। तो इसीलिए यही कारण है कि मतलब हम जान रहे कि वो नहीं जान रहा है, फिर भी नहीं बताते, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसको बता भी देंगे तो फिर अगले दिन पूछेंगे तो नहीं जवाब देगा, ये कॉन्फिडेंट है हम। ठीक है, तो देखो ये है आपका सांद्रता, और सांद्रता को ही कहते हैं, यहां पर देखो ब्रैकेट में लिख दिए, मोल प्रति लीटर। अब पूछेंगे सांद्रता, तो आपको खाली इतना तो याद रखना, मोल पर लीटर, नहीं मोल पर लीटर मतलब हो गया सांद्रता। यहां पर क्या होगा, तो जीरो होगा आफ्टर टी टाइम, यानी T2 समय बीता, घंटा बीता, तब हम लोग कुछ पढ़े। तब मान लेते यहां पर x सांद्रता है, यहां पर क्या मान लिए, तो y सांद्रता है। अब इसका दर निकालेंगे कि जो इतना समय बीता था, इसमें कितना का अंतर आया, सिलेबस में कितना का अंतर आया रिएक्टेंट में, तो क्या लिखेंगे यहां पर, तब लिखते हैं दर, तब लिखते हैं वेग या दर। तो वेग या दर लिखेंगे तो लिखते हैं x2, यही ना फाइनल है। अब माइनस क्या करते हैं x1, अब बटे करते हैं क्या T2 माइनस T1। यहां पर क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि अभिकारक घटता है, अभिकारक खत्म हो रहा है, तब ना प्रोडक्ट बनेगा। जब अभिकारक में कोई चेंजे नहीं आएगा तो प्रोडक्ट बनेगा कहाँ। हम आगे यहाँ पर बैठ जाएंगे तो कुछ पढ़ेंगे क्या, कुछ नहीं पढ़ेंगे, जीरो पढ़ेंगे। तो कुछ पढ़ेंगे तब ना यहाँ पर आप लिखेंगे, और जब पढ़वे नहीं करेंगे तो लिखेंगे कहाँ, वही बात। ये कितना होगा, तो बराबर कहेंगे y माइनस जीरो बटे T2 माइनस T1, यही हो जाता है। अब फिर देखो, अभी पूछेंगे तो फिर नहीं बताएगा, ये बात भी गारंटी है। देखो ये आपका फॉर्मूला बन गया। देखो यहां पर ये बातें कह देते हैं कि जो यहां पर ऋणात्मक चिन्ह है, ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि अभिकारक का सांद्रता घटता है, अभिकारक का सांद्रता क्या होता है, घटता है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो दर बराबर या वेग बराबर, किसका वेग, तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का दर। तो यहां पर ये भी लिख सकते हैं अभिक्रिया का दर बराबर, लिखेंगे क्या इसी को, तो माइनस dx बटा dt बराबर क्या हो जाएगा, dy बटा dt। यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पर क्या लगाते हैं, माइनस। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ये बताओ कि दर का मात्रक पूछ देंगे, अब क्या होगा दर का मात्रक, नहीं बताओ, तुम लोग बताओ, हाँ बताओ, तुम भी बताओ, हाँ क्या होगा, मोल पर केजी। ठीक है, बहुत अच्छा, तुम बताओ, तुम बताओ, मोल, मोल मीटर, मीटर पर सेकेंड, हाँ चलो तुम बताओ, किसी से उम्मीद नहीं है, अब तुमसे देखते हैं, जल्दी बताओ। मात्रक, मात्रक, यूनिट का मतलब होता है मात्रक, बताओ, यूनिट, यूनिट, यूनिट एंड डायमेंशन नहीं पढ़ते हैं, वही है। हाँ बोलो क्या कहेंगे, मीटर, मीटर पर सेकेंड। अब देखो, देखो देखो, देखो अब छोड़ो, ये सब बात को छोड़ो। देखो अभी तुरंत तुम ही लोग बताएगा, अभी ये हमको पता है कि तुम लोग बता देगा। देखो ये एक्स क्या चीज माने हैं, सांद्रता, सांद्रता का मात्रक क्या होता है, अरे पर लीटर, अभी तुरंत लिख भी चुके क्या होता है। तो यहां पर देखो क्या कहते हैं, दर का मात्रक बराबर, ऊपर में देखो क्या है, मोल और पर लीटर, और नीचे में क्या है, समय है, और समय का क्या होता है, सेकेंड यानी टी। यही आपका क्या है, दर का मात्रक, दर का मात्रक ये है, मोल पर लीटर पर। ठीक है, समझे क्या कहे। अब देखो यहां पर टी लिखने का कारण ना, जैसे यहां पर टी लिखे, समय का कोई नई चीज दी है हम लोग,
ना तो सेकेंड लिखे ना तो मिनट लिखे, कुछ तो नहीं लिखे। ये चैप्टर में आपको छूट है, ये चैप्टर में छूट है कि क्वेश्चन जो चीज में देगा, कहेगा सेकेंड तो लिखेंगे सेकेंड, ना तो टाइम का मतलब क्या क्या सब यहाँ हो सकता है, तो सेकेंड, मिनट, आवर, डे, मंथ, वीक, वीक लिख सकते हैं, वीक, मंथ, ईयर, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत रिएक्शन होगा जो सेकेंडों में बना देगा, बहुत सारा होगा जो मिनटों लगेगा, बहुत सारा होगा जो सालों लग सकता है। तो मतलब क्वेश्चन में जो मात्रक दिया रहेगा वही वहां पर लिखे, समझ गए। अगर कहेगा मिनट तो लिखेंगे पर मिनट, लिखेगा सेकेंड तो लिखेंगे पर सेकेंड, लिखेगा ईयर तो लिखेंगे पर ईयर, यानी आपको परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है, इसलिए वहां पर टी लिख देते हैं। जब आपका क्वेश्चन कहेगा कि मिनट में बनाइए तो मिनट लिखेंगे, जब क्वेश्चन कहेगा सेकेंड में बनाइए तो सेकेंड लिखेंगे। क्लियर है यहां तक। तो पहले आप क्या करो, पहले रेट का डिफिनेशन कर देते हैं, तो लिखो तो ये रेट, हेडलाइन करो वो, तब उसका डिफिनेशन करेंगे। हेडलाइन पहले कर लो, अभी कुछ लिखना नहीं, पहले हेडलाइन का डिफिनेशन करेंगे। ये चैप्टर बहुत आरामदायक है, लेकिन सिर्फ इतना थोड़ा सा है डिफिकल्टी कि आपको कैलकुलेशन, यानी बायोलॉजी वाला लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन याद करना होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन का काम होगा, ठीक है, इसमें डिफ्रेंसिएशन भी यूज होगा और इंटीग्रेशन भी यूज होगा। हाँ, इसमें केमिस्ट्री देखो क्या है ना कि लाइफ साइंस ना, जिस तरह से बायोलॉजी है उसी तरह से ये भी है, जिस तरह से फिजिक्स है वो भी ये है, अब मैथ भी है ये ना। बोले इसमें लिखो, प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में अभिकारक, प्रति एकांक समय में अभिकारक एवं प्रतिफल, प्रति एकांक समय में अभिकारक एवं प्रतिफल के सांद्रता में, प्रति एकांक समय में अभिकारक एवं प्रतिफल के सांद्रता में, के सांद्रता में जो अंतर आता है, जो अंतर आता है उसे अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर कहते हैं। प्रति एकांक समय में अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रता में जो अंतर आता है उसे अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। फिर इसके नीचे जो लिखा हुआ वो लिख दो।
का मतलब क्या है? सांद्रता या मोलरता। अभी एक बात और बता देते हैं। देखो यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं, यहाँ ऐसा, जैसे मान लो ए है, मान लिए, अगर ऐसा बिग ब्रैकेट से घेर देंगे तो हमेशा समझना है सांद्रता, या समझना है मोलरता, मोलरता, या समझना है मोल प्रति लीटर, या समझना है एम, या समझना है सी। देखो इतना सारा चीज लिख दी ना। तो ये किसका सांद्रता हो गया? ए का सांद्रता। ये किसका सांद्रता? ए का सांद्रता। यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर होगा ए का सांद्रता या मोलरता, इस तरह से। बी रहता था बी का सांद्रता या मोलरता, ठीक है। यानी इसी का काम है, अगले क्लास में यहाँ पर बताएंगे कि देखो कैसे लिखा जाता है, ताकि आप उसको समझ पाए और अच्छा तरीका से लिख पाए, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में लोग फिर आगे की ओर बढ़ेंगे।